नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम स्वस्थ जीवन में और मैं हूं डॉक्टर अनुरिता सक्सेना। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे विश्व लेप्रोसी डे के बारे में, जो कि हर साल जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। फ्रेंच ह्यूमैनिटेरियन राउल फेलेरो ने इसको डेडिकेट किया था हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को, और इसको हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके बैक्टीरिया की डिस्कवरी जो है वो एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट जेरहार्ड हैंसन ने की थी 1873 में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता बहुत ही संवेदनशील थे हर जनमानस के प्रति, परंतु कुष्ठ रोगियों के प्रति उनकी संवेदना अत्यधिक थी। बचपन में भी उन्होंने कुष्ठ रोगी देखे थे, लेकिन लाइव कुष्ठ रोगी उन्होंने नेटाल साउथ अफ्रीका में देखे जब वे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर। वहाँ पर जब वो जनसभा संबोधित कर रहे थे तो एक पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े होकर उनका भाषण सुन रहे थे। गांधी जी के बहुत कहने के बावजूद भी वे आम सभा में आकर नहीं बैठे, तो गांधी जी स्वयं उनके पास जाने लगे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप हमारे पास मत आइए क्योंकि हम कुष्ठ रोगी हैं। गांधी जी ने उनकी नहीं सुनी और उनके पास गए और उनसे बातचीत करी। उनकी स्थिति देखकर उनको बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आइए और घर आकर अपनी स्थिति हमें विस्तार में बताइए। लेकिन वे लोग इतने घबराए हुए थे कि दिन के समय गांधी जी के घर नहीं गए। रात को हिम्मत जुटाकर वे गांधी जी के घर गए, जहाँ पर गांधी जी ने उनके घावों की मरहम पट्टी की, उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनको स्वच्छ कपड़े दिए और उनकी जो उनकी अवस्था थी उसको देख के उनका हृदय जो था बहुत द्रवित हुआ। वे वो लोग थे जिनको कुष्ठ रोग हुआ था और जिनके परिवार वालों ने उनको अपने घर से निकाल दिया था और वो एक खंडहर में अपना जीवन यापन कर रहे थे और मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास ना खाने का सही प्रबंध था, ना ही स्वच्छ पानी था जिससे वे अपने घावों को धो सकें और उस पर किसी तरह का मलहम लगा सकें। गांधी जी ने उसी वक्त ये तय किया कि वे इस रोग और इस रोग से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ और कलंकों के विरुद्ध भी एक अभियान छेड़ेंगे। भारत आकर भी उन्होंने अपने इस अभियान को जारी रखा और उनके प्रयत्नों की वजह से भारत में भारतीयों में कुष्ठ रोग के प्रति जो उनकी भ्रांतियाँ थीं उसमें काफ़ी कमी आई। सो यही कोशिश है वर्ल्ड लेप्रोसी डे की भी कि वो किस तरह से इस रोग से जुड़ी हुई भ्रांतियों को कम कर सके। इसीलिए 2021 का जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे है जो कल मनाया जाएगा यानी कि 30 जनवरी को, उसकी जो थीम है वो भी है कि बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। इस विषय पे और अधिक बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर जी.के. वर्मा, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी हैं आईजीएमसी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस प्रोग्राम में और मुझे पूरी आशा है कि इस प्रोग्राम के ख़त्म होने तक हमारे जितने भी मन में सवाल हैं उन सब के जवाब हमें मिल जाएंगे और बहुत सी भ्रांतियाँ हम अपने दर्शकों की भी दूर कर पाएंगे। तो आपका एक दफ़ा फिर से स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा डॉक्टर साहब कि ये रोग क्या है और किस तरह से होता है? जैसे आपने खुद ही बताया कि ये रोग एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, जो हैंसन एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे नॉर्वे के, उन्होंने डिस्कवर किया था जी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मैनकाइंड का ये ओल्डेस्ट डिजीज़ है, बहुत ही पुरानी बीमारी है जी। हिस्ट्री में दर्जित सबसे पुराना रोग है ये जी। वो इसलिए क्योंकि जब इससे पहले इस बीमारी को ये सोचा जाता था कि ये पूर्व जन्म के या जन्म के पापों की सज़ा है, पर जब 1873 में हैंसन जी ने ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को डिस्कवर किया तो उस वक्त पहली बार ये पता लगा था कि किसी बैक्टीरिया से ह्यूमन की कोई डिजीज़ होती है और ये वही डिजीज़ थी जिसको हम लेप्रेसी के नाम से आज जानते हैं जी। जहाँ तक इस बीमारी के लक्षण की बात करें हम, ये कैसी दिखती हैं कि अब हमें कब सोचना चाहिए कि लेप्रेसी तो नहीं है, तो ये बीमारी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में प्रवेश जब करता है, वो नाक के थ्रू, सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है, यानी कि हवा से प्रवेश कर सकता है जी। ये फैलता ऐसे है अगर किसी भी परिवार में कोई लेप्रेसी का पेशेंट है और उसको लेप्रेसी बहुत सीवियर फॉर्म की है जिसको हम लेप्रोमेटस लेप्रेसी कहते हैं, तो उन रोगियों से ये बीमारी का जो बैक्टीरिया है वो बच्चों को या बिल्कुल साथ रहने वाले परिवार के दूसरे सदस्य को हो सकता है जी। पर इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है।
सिर्फ 5% चांसेस रहते हैं कि दूसरे इंसान को इस बीमारी के लक्षण आए, जबकि 95% लोग चांसेस ये होते हैं कि वो लक्षण आएंगे ही नहीं, बीमारी पैदा ही नहीं होगी। डॉक्टर साहब, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि जब भी कुष्ठ रोग का नाम आता है तो लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा भय हो जाता है, लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि 95% लोगों को अगर घर में भी कोई है तो ये चीज़ जो है ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इतनी हाईली इन्फेक्शियस ये बीमारी नहीं है। तो बैक्टीरिया से होती है डॉक्टर साहब, तो इसके आम लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? जब बैक्टीरिया हमारे पेशेंट के शरीर में प्रवेश करता है और जो लोग ससेप्टेबल होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें इसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में सबसे पहले ब्लड में जाता है और ब्लड के बाद पूरे शरीर में के किसी भी अंग को इफेक्ट कर सकता है। पर ये बैक्टीरिया नर्व्स को या त्वचा को, स्किन को प्राइमरीली इफेक्ट करता है। तो जब नर्व्स को इफेक्ट करता है तो नसों में सोजिश आ जाती है, नर्व्स थिक हो जाती है, और उसके बाद अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो नसों के द्वारा मसल्स में इफेक्ट करता है और मसल्स पैरालाइज होना शुरू हो जाती है। जैसा कि हम देखते हैं हाथ पाँव के काम करना बंद कर जाते हैं, पैर से चप्पल छूट जाती है, हाथ में गिलास नहीं कोई चीज़ नहीं पकड़ सकते, वो छूट जाती है, कमजोरी आ जाती है हाथ पाँव में। जैसे फोटोग्राफ्स में दिखता है कि जो लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट ना हो तो उनकी उंगलियां, हाथ और पाँव की उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं, वो क्या चीज़? जी, वो उस पे मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, अभी त्वचा पे अगर हम इसकी बात करें तो इस पे चमड़ी पे कुछ निशान पड़ जाते हैं जिसका रंग फीका पड़ जाता है और वो सफ़ेद दिखने लगते हैं, और साथ ही साथ उसमें ड्राइनेस आ जाती है, उस निशान के ऊपर से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, वो ड्राई पैच दिखना शुरू हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम लेप्रेसी का शक हमें जाता है वो है उस निशान पर सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाना, सुन्नपन आ जाना, सुन्न होने लगता है। वहाँ पे छूने का पता नहीं लगता, टेम्परेचर का पता नहीं लगता, दर्द का पता नहीं लगता, तो वो निशान आ जाते हैं। जो बात आपने कही कि हम जब भी हमें कोई लेप्रेसी के बारे में कहता है तो हमारे जहन में वो हाथ जिसमें उंगलियां नहीं है, वो पाँव जिसमें पैर की उंगलियां नहीं है, अल्सर्स हैं, नाक दबा हुआ, चेहरे कान बड़े बड़े, मतलब वो पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है। जबकि वो उन लोगों की तस्वीर है जो कि कभी ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं और उनको लेप्रेसी की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आ चुकी होती है, उनकी नर्व्स पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी होती है, मसल्स पैरालाइज हो चुकी होती है और बोन्स इन्वॉल्व हो चुकी होती है, जिसकी वजह से बोन्स रिजॉर्प्शन हो जाती है बोन्स की। मतलब वो एक्सट्रीम केस ऑफ लेप्रेसी, एक्सट्रीम केस है। और आज के युग में ऐसे पेशेंट हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज के युग में इसका संपूर्ण इलाज है। इसके इलाज के लिए हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं जिसको हम MDT कहते हैं, मल्टी बैसिलरी थेरेपी, वो टोटली इस बीमारी को ख़त्म कर सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण तो हमने समझ लिए कि वाइट पैचेस जो हैं उससे जनरली ये शुरू होता है और वाइट पैचेस का सुन्न होना। तो इससे फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं डॉक्टर साहब, एक दफ़ा अगर ये बीमारी शुरू हो जाए तो? इसकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये नर्व्स को, त्वचा को और शरीर के किसी भी अंग को इफ़ेक्ट कर सकती है, जिस पे मुख्यतः आँखें और हड्डियाँ, बोन्स को इफ़ेक्ट करती है। और अगर ये अनट्रीटेड रहती है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले हम लेप्रेसी रिएक्शंस जिसे हम कहते हैं, उसमें ये होता है कि जब हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं तो बैक्टीरिया मरने लगता है। जब वो मरता है तो शरीर उसके प्रति रिएक्ट करता है और उससे पेशेंट को बुखार आ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकती है और उसमें लाल रंग के दाने आ सकते हैं जो कि पेनफुल होते हैं और अल्सर बन सकते हैं। तो ये तो रिएक्शंस हैं। और हमें पेशेंट्स को एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझानी होती है कि अगर आपको ऐसे लक्षण ट्रीटमेंट के दौरान आए तो आप लेप्रेसी की जो दवाइयाँ हैं, MDT जो है, उसको बंद ना करें। अच्छा। कई बार वो कंफ्यूज होते हैं कि ये दवाइयों की वजह से, तो वो दवाइयों की वजह से नहीं होता, वो जब हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव कर जाती है तो उसकी वजह से रिएक्शंस होती है और उसकी अलग से हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं और वो 3-4 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती है। मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जब ट्रीटमेंट शुरू होगा तो उसका ये इम्पैक्ट है और इसको साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, इम्पैक्ट कहेंगे इसको, वो इम्पैक्ट कहेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जब मरता है तो वो हमारे शरीर में कुछ रिएक्शन
रिएक्शन और करता है इससे जो हमारे पेशेंट्स ने घबराना नहीं है घबराना और नहीं है। घबरा के अपना ट्रीटमेंट बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं नहीं छोड़ना है है। और फिर से डॉक्टर साहब के पास आना जी। है और आके उसके जैसे लिए इलाज जैसे कराना इस है। रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, तो जी। इसमें आंखों में बहुत नुकसान हो सकता है अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। ओके। आंखों में यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस तक आ सकती है। अच्छा। इसमें आंखों में लालगी आती है, आंखों में दर्द होती है, दिखने में तकलीफ आती है। अब आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर, वो बढ़ जाता है और अल्टीमेटली कई बार पेशेंट ब्लाइंड हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स थे, यही हमारे शिमला हॉस्पिटल में में। एडमिट अच्छा। थे। जी। यंग पेशेंट 32 इयर्स ऑफ एज, उनको बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ बीमारी की वजह से जी। और उनकी दोनों आंखें ख़त्म हो गई क्योंकि लेट आए थे वो। हम उनकी आंखें नहीं बचा पाए। तो आप सोच सकते हैं कि उस इंसान के जिसके हाथ में छूने का नहीं पता लग रहा, पैर से छूने का पता नहीं लग रहा और उसकी आंखें भी दोनों चली गई और उसको साइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हुई, वो मिनिया में चला गया, चीख चीख के रोने लगा। तो हमें उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर साइकेट्रिक ओपिनियन भी हमें लेना पड़ा था उसके। यानी डॉक्टर साहब इसकी जानकारी देना जो है वो बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है है, और बहुत लोगों ज़रूरी में है। इस चीज़ को समझ पाना कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये होना उनके लिए ठीक है और इसका इलाज हो सकता है। जी। तो साइड इफ़ेक्ट्स या इम्प्लिकेशंस जो हैं उससे घबराने की घबराने ज़रूरत वाली नहीं बात है। नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर इलाज नहीं लिया तो उसका जी। और ज़्यादा नुकसान जी, हो जी, सकता है। जी। जी। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हड्डियों की कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि जहन में हमारे हाँ। वो टूटे हाथ, जख्मों वाले हाथ, भद्दा चेहरा, वो बहुत ही लेट कॉम्प्लिकेशन होती है बोन की वजह से। इसमें बोन की रिजॉर्प्शन होती है, जैसे हाथ या पैर की उंगलियों के जो हड्डियाँ होती है वो गलनी शुरू हो जाती है अगर ट्रीटमेंट नहीं ठीक से किया हो। और बाद में भी अगर इसकी ये पेशेंट अपना ध्यान ना रखे तब भी वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसी तरह से अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की और बात करें तो इसमें कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जैसा आपने पहले कहा। जी। एक दवाई इसमें उसका नाम क्लोफाजेमिन कहते हैं हम, वो एक जी। तरह की डाई होती है। जी। जब भी पेशेंट उस दवाई को खाता है तो उसकी त्वचा का रंग बदल जाता है, उसकी बॉडी फ्लूइड्स का रंग बदल जाता है, यूरिन का रंग बदल जाता है। तो पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, उनकी त्वचा ब्राउन टू ब्लैक हो जाती है, तो वो परेशान हो जाते हैं। पर हमें ये समझाना होता है कि ये रंग ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 6 महीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसी तरह से और दवाइयाँ होती हैं, उससे जॉन्डिस हो सकता है या फिर एक डेप्सॉन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, जो कि कई बार जानलेवा भी हो जाता है। अगर पेशेंट को ये हो तो वो इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाए और उसका अलग से इलाज करवाए। यानी कि डॉक्टर साहब जो इस बार का थीम है वर्ल्ड लेप्रोसी डे का, कि जिसमें है एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग, वो जी। बहुत ज़रूरी है कि जी। पेशेंट के लिए समझ पाना कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो इसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब वो किस तरह से होता है? एक तो सबसे जो भ्रांति भी थी कि ये अगर एक बार हो जाए तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर ट्रीटमेंट है भी तो ज़िंदगी भर का ट्रीटमेंट है, ये सब भ्रांतियां हैं। इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री है। सारे हमारे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री दिया जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी डॉक्टर साहब कि जो लेप्रेसी की बीमारी है ये पूरी तरह से ठीक होने वाली जी, बीमारी है जी। अगर आप सही समय पर डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएं जी। और कोई भी जो आपके इनिशियल सिम्टम्स हैं वो हैं, जी। और इसका इलाज पूरी तरह से सरकार के द्वारा मुफ्त किया जाता है। जी। और इस बीमारी में अगर ये बीमारी कम है, जिसको हम पॉसिबेसिलरी कहते हैं, उसका इलाज सिर्फ 6 महीने का होता है। 6 महीने के लिए हम 2 दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट को 6 महीने के बाद वो क्योर्ड हम बोल देते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। और अगर किसी पेशेंट को मल्टीबैसिलरी डिजीज़ है जिसमें कि ज़्यादा नर्व्स इन्वॉल्व होती है, चमड़ी में बहुत सारे निशान होते हैं, पूरे शरीर में फैली होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें 12 महीने में ये बीमारी MDT लेके बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6 महीने और 12 महीने के इलाज के बाद आपके अंदर से ये बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, जब हम इसमें ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहले डोज के बाद ही वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी नहीं फैला सकता। अरे ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हो जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोगों के लिए समझना कि एक दफ़ा इलाज शुरू हो गया और पहली डोज के बाद ही वो इन्फेक्शस होना ख़त्म हो जाता है। जी। ये तो डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा आपने किसी व्यक्ति को क्योर कह दिया तो उसके बाद दोबारा तो उसको ये बीमारी होने की आशंका नहीं होती? इसमें अगर ड्रग रेजिस्टेंस किसी में आती है तो उसमें रिलैप्स हम उसको कहते हैं, तो उसमें हम पेशेंट को 3 से 5 साल तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर उससे पहले ही पेशेंट के निशान, पुराने निशान बढ़ने शुरू हो जाएं या नए निशान आ जाएं, तो उसमें हमें देखना होता है कि बीमारी के नए लक्षण ज़्यादा तो नहीं आ रहे,
फिर हम उसका टेस्ट करते हैं जिसको हम स्लिट स्किन स्मीयर कहते हैं। उसमें हमें बैक्टीरिया दिख जाते हैं और हम उसमें ये भी जान पाते हैं कि बैक्टीरिया अलाइव है या डेड है। अगर बैक्टीरिया जिंदा है तो इसका मतलब बीमारी दोबारा हो गई है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो दवाई की रेजिस्टेंस आई है या उस पेशेंट को दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है, कहीं से दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। तो वो बहुत कम होता है पर ऐसा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आप मुझे अब ये बताएं कि इसके जो इससे जुड़ी हुई बहुत सी भ्रांतियां हैं और बहुत से कलंक हैं, तो आप लोग कौन सी ऐसी भ्रांतियां और कलंक जो हैं वो देखते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? सबसे पहला कलंक तो इसमें ये देखा जाता है कि ये सोचा जाता है कि ये पूर्व जन्म के या इस जन्म के हमारे अगर कोई पाप है उसकी सज़ा हमें मिलती है। ये तो डॉक्टर साहब हमारी जो बिल्कुल गलत है, और हमारी मूवीज़ इस चीज़ को काफ़ी एम्फसाइज करती हैं, क्योंकि उसमें जब कुछ रोगी दिखाया जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि इसको अपने पापों की सज़ा मिलती है। जी, तो वो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बहुत हाईली इन्फेक्शस नहीं है। जी। दूसरी भ्रांति इसमें ये है कि अगर किसी को ये हो गया तो उसकी मौत निश्चित है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। और तीसरा है कि इससे अपंगता हो जाती है, हाथ पाँव खराब हो सकते हैं, वो भी बिल्कुल गलत है। अगर इस बीमारी का सही वक्त पे पहचान की जाए और ट्रीटमेंट शुरू की जाए तो हम उससे भी बच सकते हैं, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अब ये बीमारी ख़त्म है, अब इससे कोई डरने की बात नहीं है, तो वो भी गलत है। आज भी दुनिया भर में हर साल 2 लाख से ज़्यादा नए रोगी लेप्रेसी के पाए जाते हैं। तो ये बीमारी अभी भी है। एक भ्रांति है कि ये बीमारी बुजुर्गों की, गरीब लोगों की, या जो जिनकी मैल न्यूट्रिशन है, इम्यूनिटी कम है, उन्हीं की बीमारी है। ये किसी को भी हो सकती है, पढ़े लिखे को हो सकती है, नौकरी पेशा लोग को हो सकती है, गरीब को हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया से बच्चे को भी हो सकता है, बच्चे को भी हो सकती है जी। और ये सारी भ्रांतियां हैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा कि 2 लाख से अधिक पेशेंट जो हैं वो साल में होते हैं विश्व भर में, तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में अभी भी कितने, क्योंकि अगर हम 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करें तो हिंदुस्तान में कुष्ठ रोगियों की संख्या बहुत अधिक थी और डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत अधिक ज़्यादा था उनके अगेंस्ट। तो आज क्या सिचुएशन है हमारी? अभी भी जैसे हम लास्ट ईयर की बात करें तो 2 लाख से ज़्यादा विश्व में रोगी थे, जिनमें से 2/3 इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील के हैं जी। जबकि इंडिया मोर देन 50% केसेस वर्ल्ड लेप्रेसी पेशेंट का इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। मतलब हम तो अभी भी हम बहुत ज़्यादा केसेस हमारे देश में होते हैं जी। हालांकि हमारे देश से इस बीमारी को एलिमिनेट कर दिया गया है। 2005 में ये बीमारी हमारे देश से एलिमिनेट हो चुकी है। एलिमिनेशन से क्या मतलब है डॉक्टर साहब, अगर अभी भी हमारे नए केसेस हो रहे हैं? एलिमिनेशन का अभिप्राय ऐसा है कि जब कोई भी बीमारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे तो उसको हम एलिमिनेशन कह सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर 10,000 पॉपुलेशन में एक से कम रोगी कुष्ठ रोग के पाए जाते हैं तो हम उसमें लेप्रेसी को एलिमिनेटेड मानते हैं, जिसमें हिमाचल बहुत जल्दी 1999 और 2000 में एलिमिनेशन का लक्ष्य पा चुका था, जबकि देश का जो लक्ष्य था वो 2005 में प्राप्त हुआ था। लेकिन जो मैं आपकी बातों से समझ पाई हूँ डॉक्टर साहब वो ये कि अभी भी पेशेंट्स होते हैं, तो अपने लक्षणों का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब लक्षण से मुझे ध्यान आया कि अगर हम स्किन डिजीज़ में, जैसे आपने कहा कि सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, तो बहुत सी और भी दूसरी ऐसी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सफ़ेद चकत्ते होते हैं, तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू? ये हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं। इसमें फंगल इन्फेक्शन आता है एक, जिसको हम पिट्रियसिस वर्सिकुलर कहते हैं, जिसमें कि सफ़ेद दाग पड़ते हैं, फेस पे भी हो सकते हैं, गले में हो सकते हैं, पीठ की त्वचा पे भी हो सकते हैं। पर उस बीमारी में एक तो थोड़ी सी इचिंग होती है और उसकी पपड़ी निकलती है उस बीमारी में। और जैसा हमने लेप्रेसी में डिस्कस किया कि लेप्रेसी के जो निशान होते हैं उसमें सुनपन आना शुरू हो जाता है, जबकि इस फंगल इन्फेक्शन में कोई सुनपन नहीं आता, नॉर्मल स्किन होती है। और दूसरा इसका जो कन्फ्यूजन होता है वो फुल बेरी, जिसको हम विटलाइगो कहते हैं, उससे लोग कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ये लेप्रेसी तो नहीं है। और पुराने ज़माने में फुल बेरी को वाइट लेप्रेसी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक गलत धारणा थी। तो ये उसमें भी जो निशान वाइट होता है उसमें सेंसेशन इंटैक्ट रहती है जी। सो लेप्रेसी में डॉक्टर साहब जो मैं समझ पाई हूँ ये कि अगर आपका डिस्कलरेशन हो रहा है तो, और अगर उसमें सुन्नपन तो आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करा दें। डॉक्टर साहब कुछ कानून भी हैं लेप्रेसी के अगेंस्ट, मैं कहीं पढ़ रही थी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम ये भ्रांतियों में भी इसको भूल गए थे
कि पहले ये भ्रांति थी कि अगर किसी को लेप्रेसी हो जाए तो उसको सेग्रीगेट करना, उसको अलग से रखना है। पहले तो ऐसे ही होता था जैसा डॉक्टर साहब आपने जी। बताया कि गांधी जी ने जो जिन लोगों को देखा था वो भी अपने परिवार से दूर थे। जी तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भी आपने सुना होगा कि लेप्रेसी कॉलोनीज होती जी थी, जी लोगों को जी अलग रखा जाता जी था। तो ये कानून भी था जी कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको अलग से रखा जाता था। और एक कानून और था जिसमें कि ये डाइवोर्स के लिए एक ग्राउंड माना जाता था कि अगर एक पार्टनर को लेप्रेसी है तो दूसरा पार्टनर उसे डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता था जी लीगली। जी। पर ये लास्ट ईयर हमारी पार्लियामेंट ने दोनों कानून रद्द कर दिए हैं। अब ये कानून नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं नहीं है। है और इसका इलाज हो सकता जी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हमारी सरकार ने की। जो गांधी जी की आपने बात की डॉक्टर साहब, तो उससे एक और किस्सा जी याद जी आया है कि जब गांधी जी इंडिया में थे तो वहाँ पर उनके एक बहुत ही पढ़े लिखे वेदों के ज्ञाता जो थे वो वहाँ पर गांधी जी के जो थे, उनका नाम था पचूरी शास्त्री। शास्त्री। और जब वे गांधी जी के आश्रम में पहुँचे तो गांधी जी जैसे व्यक्ति को भी अपने लोगों से सलाह करनी पड़ी और उनसे परमिशन लेनी पड़ी कि वो शास्त्री जी को अपने आश्रम में रख सकें। लेकिन गांधी जी का जो सोच थी उसकी वजह से हिंदुस्तान में तो कुछ रोगियों के प्रति जो लोगों की धारणा थी उसमें काफ़ी बदलाव आया। तो आजकल जैसे डॉक्टर साहब आप लोग तो रोज़ ही इस तरह के पेशेंट से डील करते हैं, तो आपको लगता है कि लोगों के मन में जो ये एक कलंक और भ्रांतियां हैं वो थोड़ी कम हुई हैं? कम तो हुई है पर अभी भी हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे अभी भी कुछ पेशेंट्स एडमिट थे, वो अपने परिवार के दूसरे सदस्य को ये बताने के लिए राज़ी नहीं है कि उनको लेप्रेसी है। तो ये हमारा रोल आज इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम खुद अवेयर हों, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने पेशेंट्स को अवेयर करें इस बीमारी के बारे में कि ये नाइलाज बीमारी नहीं है, इससे अपंगता ज़रूरी नहीं आए, वो उससे हम बच सकते हैं। तो उसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं और ये हमारा आज के दिन इस चीज़ को एक एम्फसाइज करने का, इसका द्वारा अपने आप को एक जागरूक करने का एक मौका है। इसीलिए डॉक्टर साहब वर्ल्ड लेप्रेसी डे मनाया जाता है। जी। और मैं हमारे स्टूडियो की तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी लेप्रेसी के बारे में, और हम सब इसका मिलकर मुकाबला करेंगे और इस लड़ाई से लड़ेंगे। जी। नमस्कार।